हे गाइस, गुड इवनिंग। तो आज कुछ 5-7 कंपनीज है जिनका रिजल्ट्स आया है। ठीक है, कल और आज मिला के बात कर रहा हूँ, जिसका हम इस छोटे से वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं। नाम तो आएगा सबको पता ही है, तो एक एक करके चालू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अ बेहेमोथ कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है। और ऐसे कंपनीज का इतने बड़े बेस में लाइक से हाई रेट ऑफ ग्रोथ एक्सपेक्ट करना भी गलत है। ठीक है, तो अगर आप से फॉर एग्जांपल एक रिटेल इन्वेस्टर हो और आपका लेट्स से ग्रोथ एक्सपेक्टेशन बाजार से 12-15% के रेंज में है, तो रिलायंस कैन बी अ गुड स्टॉक। ऑल्दो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि बहुत बाजार में लोग आते हैं थिंकिंग के लाइक ओके मुझे 25-30% का CAGR चाहिए। उनके लिए रिलायंस जैसे कंपनी माइट नॉट बी अ ग्रेट इन्वेस्टिंग डिसीजन। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े बेस में रिलायंस को उस रेट से ग्रो करना डिफिकल्ट है। तो ये है बिग पिक्चर का लेवल जो आपको जाननी है। ठीक है, अब अगर रिलायंस का थोड़ा बात करें तो इनका सेल्स ग्रू अराउंड 11-12% के आसपास। इनका हमेशा आप देखोगे हाई सिंगल डिजिट या लो डबल डिजिट में इनका सेल्स मतलब ग्रो करता है। ठीक है, लेकिन इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ नहीं आया हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें अंदर जाके देखते हैं कि कंपनी में क्या क्या हुआ। तो पहले इनका ब्रेकडाउन जान लेते हैं। तो इनका जो ऑयल एंड गैस का जो बिजनेस है दैट आई थिंक कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ओवर 60% ऑफ सेल्स। बाकी का जो पार्ट है आई थिंक 25% ऑफ सेल्स कम फ्रॉम द रिटेल बिजनेस, मतलब उनका जो कंज्यूमर का जो सेगमेंट का बिजनेस है। आई एम सॉरी, पीछे से अगर थोड़ा सा आवाज आ रहा है बिकॉज देयर आर किड्स प्लेइंग, और ये घर एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर में है। तो एनी विच वे आई थिंक आपको फिर भी मेरा बात सुनाई देगा। तो एनीवे तो रिटेल है 25% और बाकी जो 12-14% है वो है आपका रिलायंस जियो, टेलीकॉम, एयर फाइबर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इनका जो ऑयल एंड गैस वाला सेगमेंट है ना, वहाँ पे क्या होता है ना, अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है मतलब से फॉर एग्जांपल अगर आप गैस प्राइसेस है उसका कंट्रोल तो रिलायंस में नहीं है, उसका कंट्रोल तो मार्केट ड्रिवन होती है। कहाँ पे लड़ाई हो रहा है दुनिया में उसके अनुसार गैस प्राइसेस बदलती है। तो क्या हुआ है, उनका ऑयल एंड गैस डिवीजन में वॉल्यूम्स तो बढ़ा है लेकिन उनका प्राइस रियलाइजेशन घट गया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप देखोगे उनका इस डिवीजन से उतना कुछ खास रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं आया। लेकिन अगर आप बाकी देखोगे रिटेल एंड टेलीकॉम, दे हैव डन एक्चुअली प्रीटी वेल इन अ वे के लिए अगर मैं रिटेल बिजनेस का बात करूं तो आपको पता है राइट कि इनका जो कंज्यूमर डिवीजन है, कंज्यूमर जो रिटेल डिवीजन है, मतलब यहाँ पे इनका जो भी रिलायंस का आप दुकान में आप देखोगे टीवी हो गया, AC, फ्रिज, इनका सेल्स बहुत तगड़ा हुआ। इवन ये जो हीट वेव हुआ Q1 में, इससे इनका आपका AC और रेफ्रिजरेटर का सेल्स में बहुत अच्छा ग्रोथ आया। फिर इनका जो ग्रोसरी वाला बिजनेस है, मतलब इनका देखोगे ना, इनका स्मार्ट बाजार जो है, ठीक है, वो टायर 2, 3, 4 सिटीज के अंदर जा रहे हैं एंड द ग्रोसरी बिजनेस ग्रू 30%। ये एक अच्छी बात है। फिर उनका आप देखोगे मेट्रो कैश एंड कैरी करके, जो मेट्रो है रिलायंस का जो B2B वाला सेगमेंट है, मतलब मेट्रो में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे सारे बिजनेसेस के लिए सामान्य रखते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बिजनेसेस का रॉ मटेरियल्स के लिए, और वहाँ पे लोग बल्क में खरीदते हैं, होलसेल में खरीदते हैं। तो वहाँ पे भी मेट्रो का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, ग्रोथ ढंग का आया हुआ है। फिर इसके साथ साथ यू वुड हैव सीन के लाइक रिसेंटली इन्होंने कैंपा कोला में इन्वेस्ट किया, कैंपा कोला को स्केल अप कर रहे हैं। तो FMCG में भी जैसे आज पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, इनके साथ जैसे ब्रिटानिया हो गई, इन कंपनीज के साथ भी ये लोग compete कर रहे हैं। सो ये हो गया रिलायंस का। जो सेगमेंट इनका अच्छा नहीं गया वो है इनका फैशन और लाइफस्टाइल का। बिकॉज फैशन और लाइफस्टाइल में आप देख रहे हो कि लाइक ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आया तो बहुत सारे वैल्यू रिटेलर्स में प्रेशर आ गया, मतलब से रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ा बट दे कुडंट पास इट ऑन टू द एंड कंज्यूमर। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, जैसे आपने V-Mart का रिजल्ट देखे होंगे, फिर आप और भी कुछ ब्रांड्स है, जैसे एक कंपनी है जिसका नाम है क्रेडो ब्रांड्स करके, मुफ्ती करके एक ब्रांड है। फिर आदित्य बिरला फैशन का भी देखोगे कि लाइक उनका उतना तगड़ा ग्रोथ नहीं आ रहा है। तो वैल्यू रिटेल में बहुत प्रेशर आया है जब से ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। तो ठीक है, बट इसके अनुसार ये छोड़ के जैसे मैंने बताया इनका AC, टीवी, ठीक है, टीवी का बहुत अच्छा सेल्स क्यों बढ़ा बताइए? बिकॉज ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग चला राइट इन Q1 ऑफ FY 2025 राइट। तो ये हो गया। अब आते हैं जियो वाले सेगमेंट में, वो सेगमेंट भी आई थिंक 12-14% से ग्रो किया। एंड जियो के सेगमेंट में आप देखोगे कि लाइक उनका जो डेटा कंजम्पशन है आई थिंक दैट ग्रू 33% YOY। और अभी रिसेंटली जो न्यूज आया ना कि लाइक जियो ने क्या किया, फाइनली अपने टैरिफ को हाइक किया। अब जब जियो ने टैरिफ हाइक किया तो वोडाफोन भी कर सकता है, एयरटेल भी कर सकता है, बिकॉज जियो तो मोटा मोटी एक मार्केट लीडर ही बन गया। तो जियो का अगर मैं टोटल सब्सक्राइबर बताऊं तो आसपास 50 करोड़ के आसपास का सब्सक्राइबर बन गया है। ठीक है, एंड जियो इज गेनिंग मार्केट शेयर, जबकि आप देखोगे वोडाफोन का सब्सक्राइबर बेस इज कॉन्स्टेंटली गोइंग डाउन, है ना।
तो लेकिन क्या है ना, टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए अच्छी है, बिकॉज इतने दिन, बिकॉज अगर जियो प्राइस कट करते रहे तो बाकी कंपनीज क्या होगा, वो उसको भी प्राइस कट करना पड़ेगा, डेट ज़्यादा लेना पड़ेगा और वो तो मर ही जाएगा। इसलिए आप देख रहे हो कि बाकी सारे टेलीकॉम कंपनीज का क्या हुआ है। नाउ दैट जियो आई थिंक अंडरस्टैंड्स के लिए ओके चलो बाकी का तो एकदम आईसीयू केस हो गया, नाउ वी कैन से फॉर एग्जांपल इंक्रीज प्राइसेस फॉर द नेटवर्क। तो आपने देखा होगा जियो का बिल, अगर आपका रिलायंस जियो का कनेक्शन है, कोई भी 3 महीने 6 महीने का प्लान होगा, वो प्लान का जो जब आप रिन्यू करोगे तो दैट प्राइस विल गो अप बाय आई थिंक बिटवीन 12 एंड 25% के बीच में। तो यही है रिलायंस का ओवरऑल रिजल्ट, मतलब बुरा तो कुछ नहीं है लेकिन मैं अच्छा भी नहीं, मतलब मेरा पॉइंट है के लिए मेरा जो एक्सपेक्टेशन है स्टॉक मार्केट से, राइट, मैं चाहता हूं कि मैं 20-25% से CAGR अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाऊं, राइट। सो अंडर एनी सर्कमस्टेंस आई डोंट वांट टू बाय बिजनेसेस लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। अगर वो स्टॉक थोड़ा सस्ता भी मिले, नीचे खरीदा ऊपर बेचा, मैं वो सब खेल नहीं था, मतलब मैं कभी वो सब खेल नहीं खेला लाइफ में। मेरा एक ही पॉइंट है के लिए कोई भी बिजनेस अगर मैं लूँ तो फंडामेंटली द कंपनी हैज टू ग्रो एट अ फास्टर पेस, और मैं यहाँ पे सेल्स ग्रोथ का बात कर रहा हूँ। दूसरा हम यहाँ पे ऑफकोर्स हम बात करते हैं HDFC बैंक, उनका आज रिजल्ट आया। अब देखिए HDFC बैंक सेम स्टोरी, राइट। HDFC बैंक का मर्जर के बाद आप अगर देखोगे मर्जर के बाद इनका ROA का नंबर एंड ROE का नंबर इज इन गोइंग अप, ठीक है। तो कोई भी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल कंपनी का अगर आप देखोगे ROE नंबर इज नॉट गोइंग अप, ये कोटक बैंक के लिए भी लागू है, ठीक, लेकिन अभी HDFC का बात करते हैं। मतलब क्या, मतलब यही है कि लाइक ये प्रॉफिटेबिलिटी में बड़ा सा हिट हुआ है। इवन जब ये मर्जर हुआ है HDFC लिमिटेड के साथ, आप देखोगे निम का कॉन्ट्रैक्शन भी हुआ है, राइट, बिकॉज HDFC लिमिटेड आने के बाद कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गया, दूसरे साइड में यील्ड घट गया, ठीक है। इसके वजह से आप देखोगे द निम हैज कॉन्ट्रैक्टेड एंड दैट हैज पुट मोर प्रेशर ऑन ROA एंड ROE, ठीक है। इसलिए आप देखते हो कि स्टॉक चलता नहीं है, लेकिन स्टॉक गिरता नहीं है, क्यों? बिकॉज इस कंपनी का एसेट क्वालिटी बहुत अच्छा है। मतलब अगर HDFC बैंक का आप देखोगे क्रेडिट कॉस्ट इज ओनली 0.4%, क्रेडिट कॉस्ट मतलब इज इक्वल टू प्रोविजन बाई टोटल लोन, टोटल एसेट्स पकड़ लो तो प्रोविजन देखो, आज अगर आपका एसेट क्वालिटी खराब होगा तो आप ज्यादा प्रोविजन करते रहोगे, करेक्ट। लोग अगर ज्यादा से ज्यादा डिफॉल्ट करेगा, EMIs मिस करेगा तो आप ज्यादा प्रोवाइड करोगे तो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका क्रेडिट कॉस्ट है 0.4%, मतलब बैंक बता रहा है कि लाइक प्रोविजंस हमें उतना करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे एसेट क्वालिटी बहुत प्रिस्टीन है। तो ऑफकोर्स इनका GNPA नंबर भी देखोगे इंडस्ट्री लीडिंग 1.3% के आसपास। लेकिन वही वाला पॉइंट है, सिर्फ एसेट क्वालिटी से पैसा नहीं बनता है, हमें एसेट क्वालिटी के साथ हमें लोन बुक डिपॉजिट का ग्रोथ और उसके साथ साथ हमें चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी, राइट। मार्जिन का ताकि कॉन्ट्रैक्ट ना करे, स्प्रेड वही के वही रहे, या फिर प्रोडक्ट मिक्स चेंज से स्प्रेड बढ़े, है ना। तो ये देखना है। HDFC बैंक का जो सब्सिडियरी है, राइट, मतलब HDFC लाइफ और HDFC अर्गो जो उनका जनरल इंश्योरेंस डिवीजन है, इनका जो प्रीमियम का इनकम है दैट ग्रीव इन सिंगल डिजिट्स, तो वहां पे भी कुछ खास कुछ हो नहीं रहा है। इनका जो अच्छा डिवीजन रहा है वो है HDFC AMC, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको पता है, राइट, सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कैपिटल मार्केट के साथ लिंक्ड है, सबका AUM बढ़ गया बिकॉज स्टॉक्स भागा ऊपर, राइट। तो इनका जो AUM है दैट ग्रीव 38% एट पार विद द AUM ग्रोथ इन द इंडस्ट्री, और इनका पैट ग्रीव 26%। मैं HDFC AMC का बात कर रहा हूँ। और ऑफ कोर्स सिक्योरिटीज मार्केट में तो सभी पैसा बनाया, तो HDFC सिक्योरिटीज जो है दैट ऑल्सो उनका पैट ग्रू बाय 54%, ठीक है। सो बेसिकली ये हो गया बात। इनका एक और सब्सिडियरी है, अब देखोगे HDB फाइनेंशियल्स करके, जो इनका NBFC सब्सिडियरी है, अनसिक्योर्ड लेंडिंग वगैरह करते हैं। लेकिन ये लोग कोविड में प्रॉब्लम्स में पड़े थे, लेकिन कोविड के बाद से ये लोग दे हैव प्रोवाइडेड एंड दे हैव कम आउट ऑफ इट, ठीक है। उनका एसेट क्वालिटी अभी ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी अगर Q1 ओवर Q1 का नंबर देखूं तो HDB फाइनेंशियल्स का रेवेन्यू एंड पैट आर स्टिल फ्लैट, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स HDFC बैंक होल्ड्स 96-98% ऑफ आई थिंक स्टेक इन HDB फाइनेंशियल्स। सो ये हो गया HDFC बैंक का। एंड इफ यू लुक एट द नंबर्स, बिकॉज देखिए, तो अगर आप बैंक का अभी भी नंबर्स देखोगे तो आपको देख के लगेगा शायद एडवांसेस आर आप 40% एंड ऑल दैट, बट नहीं, वो प्री मर्जर का नंबर के साथ पोस्ट मर्जर का नंबर कंपेयर कर रहे हैं। डू यू थिंक दिस ग्रोथ रेट विल सस्टेन आगे जाके? नहीं होगा ना। तो इसीलिए प्री मर्जर और पोस्ट मर्जर का अगर आप नंबर्स कंपेयर करते हो इन टर्म्स ऑफ लोन बुक का ग्रोथ, देन यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज देखना पड़ेगा, पिछले 2-3 क्वार्टर से इनका लोन बुक में खास कोई ग्रोथ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो भी एक बात है। इवन दो हैविंग सेड दैट Q1 इज ऑलवेज द लीनिएस्ट क्वार्टर फॉर एनी फाइनेंशियल, ठीक है। सो अगर आप Q4 के साथ Q1 कंपेयर कर रहे हो या H2 के साथ H1 कंपेयर कर रहे हो, तो H2 विल ऑलवेज बी बेटर देन H1, ठीक है। मतलब इवन सब्सिक्वेंट H1 से भी बेटर दिखेगा। सो द पॉइंट दैट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लिए, लेकिन फिर भी अगर आप 2-3 क्वार्टर से, मतलब मर्जर के बाद से अपने लोन बुक को कुछ खास 1-2-3% से जो ग्रो कर रहा है, मतलब उसके बारे में क्या ही बोले, है ना।
तो ये हो गया एचडीएफसी बैंक, मतलब ऑफ कोर्स राइट, ऐसे कंपनीज, मतलब ये हो गया आपका रिलायंस की तरह ही है राइट। मतलब अगर आप हाई एक्सपेक्टेशन लेके बाजार में आ रहे हो तो एचडीएफसी बैंक लेके क्या ही करोगे। लेकिन अगर आपका एक्सपेक्टेशन लो है, आपको अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करनी है, म्यूचुअल फंड्स करनी है, और आप देखोगे हर म्यूचुअल फंड में एचडीएफसी बैंक होते हैं, ठीक है, तो लोअर एक्सपेक्टेशन करोगे तो एचडीएफसी बैंक बिकम्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बिकॉज 15-17% से ग्रो कर ही लेगा, इतना स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग है, एसेट क्वालिटी अच्छी है, लेकिन ग्रोथ का प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। सो ये है बात। अभी हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं थोड़ा सा माइक्रो फाइनेंस स्पेस के बारे में, ठीक है। तो बिफोर आई लाइक डीप डाइव इनटू दोस माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि लाइक मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूँ कि माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में अभी थोड़ा बहुत, मतलब जो टेलविंड चल रहा था ना कोविड के बाद से, वो टेलविंड, एक सेकेंड, दरवाजे पे कोई आ रहा है। हाँ, यस, आई एम बैक। हाँ, तो बात ये है कि माइक्रो फाइनेंस का जो हनीमून पीरियड चल रहा था, वो हनीमून पीरियड अभी खत्म हो गया है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो राइट, उज्जीवन का एसेट क्वालिटी डिटीरियोरेट किया, फिर आप देख रहे हो कि इक्विटेस का लोन बुक का ग्रोथ का रेट घट गया, और अभी आप देखोगे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का कल रिजल्ट आया, ठीक है, वो भी एकदम एक माइक्रो फाइनेंस लेंडर है। आई नो इक्विटेस का बहुत सारे डिविजन है, माइक्रो फाइनेंस आई थिंक इज 20% ऑफ इक्विटेस का बुक। उज्जीवन और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण एक्चुअली गिव यू अ बेटर पिक्चर, ठीक है। और उसके साथ साथ आप देखोगे ये जो रूरल इकोनॉमी लिंक्ड जो एनबीएफसी कंपनीज है, उनमें थोड़ा थोड़ा करके कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आरओई, एसेट क्वालिटी थोड़ा थोड़ा करके बिगड़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं कि किसी का एसेट क्वालिटी बिगड़ के हाथ से बाहर चला गया। लेकिन अगर आप वाई कंपेयर करोगे, क्यू कंपेयर करोगे, तो आप देखोगे एसेट क्वालिटी थोड़ा थोड़ा खराब हो रहा है, और लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ घट रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, पहले आपने देखा होगा कोविड के बाद लोन बुक का ग्रोथ एकदम 30-40% से हो रहा था, और सब एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट, मतलब तगड़ा इंप्रूवमेंट दिखा रहा था। लेकिन अभी क्या हो गया, लोन बुक का ग्रोथ थोड़ा सा प्लेटूड हो रहा है, ठीक है। ग्रोथ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ तगड़ा है अभी भी, लेकिन फिर भी वैसा ग्रोथ का रेट घट गया। मतलब पहले अगर कोई गाड़ी 5th गियर में चलता था, अभी वो गाड़ी 3rd गियर में चल रहा है, इन टर्म्स ऑफ से ग्रोथ इन डिसबर्सल, ऐसे करके सोच सकते हो, ठीक है। तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का वही है, इनका लोन बुक अभी 20% से ग्रो किया, ठीक है, जबकि मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि 24-25% से वो ग्रो करेगा। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट, यहाँ पे बात वही आता है कि लाइक 20% का लोन बुक का ग्रोथ इज अ टैट डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी, बिकॉज आई एक्सपेक्ट दिस कंपनी टू ग्रो एट 25%। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का बात हो रहा है यहाँ पे, विच इज अ माइक्रो फाइनेंस लेंडर, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इनका एसेट क्वालिटी खराब हुआ है। मैं आपको नंबर बताता हूँ, इनका ग्रॉस एनपीए का नंबर अभी 1.4% है, वर्सेस 0.8% था इन द सेम क्वार्टर लास्ट फिस्कल। नाउ देखिए 0.8 से 1.4 लुक्स लाइक अ बिग जंप, बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट अगर आप माइक्रो फाइनेंस लेंडर हो या स्मॉल फाइनेंस बैंक हो ना, वहां पे आप देखोगे अगर आपका ग्रॉस एनपीए का नंबर 2% के नीचे है ना, तो यू आर गुड। तो जैसे मैं बताया, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख रहे हो देयर इज अ डिटीरियोरेशन इन दी एसेट क्वालिटी, राइट, जो मार्केट को उतना अच्छा नहीं लगेगा। एंड सिंस ग्रॉस एनपीए बढ़ जाता है, तो अगर आपने मेरा वर्कशॉप लाइव अटेंड किए हो या रिकॉर्डिंग सुना हो, आपको तो एकदम मतलब जहन में चला गया होगा ये बात कि अगर एनपीए बढ़ता है मतलब फिनेंशियल को प्रोविजन करना पड़ता है ज़्यादा, और जब कोई प्रोविजन ज़्यादा करता है मतलब उसका प्रॉफिटेबिलिटी में हिट होता है। तो दिस इज वाई यू वुड सी कि इनका लोन बुक तो 20% से बढ़ा, लेकिन इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कुछ 12-14% से बढ़ा, ठीक है। तो ये होता है बात, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं आपको उज्जीवन का भी बताऊँ, उज्जीवन का भी एसेट क्वालिटी डिटीरियोरेट किया, ऑल दो वो भी टॉलरेंस लेवल में है, ठीक है, लेकिन उज्जीवन का भी क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण की तरह। एंड वाई एम आई कंपेयरिंग उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो सकता है वो, लेकिन द थिंग इज उनका भी अभी भी 65-70% ऑफ द बुक एकदम माइक्रो फाइनेंस में है, ठीक है। तो दोनों का यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि लाइक एसेट क्वालिटी थोड़ा थोड़ा करके बिगड़ा, ठीक है। तो अभी वो हनीमून पीरियड चला गया है, जो पहले मतलब आप देख रहे थे ना FY 22 और 23 में जो था, वो अभी उतना दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ अभी हम एक और फिनेंशियल का बात कर लेते हैं, फेड बैंक फिनेंशियल्स, ठीक है। तो फेड बैंक फिनेंशियल का मालिक कौन है? फेडरल बैंक, ठीक है। और फेड बैंक फिनेंशियल के 3 डिवीजन है मेन, एक है उनका गोल्ड लोन, दूसरा है मॉर्गेज बैक लोन, और तीसरा है अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन। इनका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है, ये एकदम गांव के लोगों को टायर 4, 5, 6 सिटीज विलेजेस में जाके गांव के लोगों को लोन्स देता है, और उनके बिजनेस का वर्किंग कैपिटल लोन देते हैं, ठीक है। तो फेड बैंक फाइनेंशियल्स इज नॉट अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी, ठीक है, इट्स एक्चुअली अ वर्किंग
कैपिटल लेंडर टू दी एसएमईज एंड एमएसएमई, एकदम छोटे छोटे एसएमईज एंड एमएसएमईज को। एंड इनका 85% ऑफ द बुक इज सिक्योर्ड। मतलब क्या है, उस जगह में तो तुम जा रहे हो, तुम वॉल्यूम्स में खेल ही रहे हो, लेकिन लोगों का से फॉर एग्जांपल गोल्ड लेके गोल्ड लोन देता है, और गोल्ड लोन में ये लोग सबसे ज्यादा बुलिश है, फॉलोड बाय मॉर्गेज लोन एंड अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका एसेट क्वालिटी थोड़ा सा डिटीरियोरेट किया है। ठीक है, तो अगेन हैविंग सेड दैट, अगर कोई भी लेवल पे अगर आपका देखोगे एसेट क्वालिटी मतलब जीएनपीए का नंबर इंप्रूव नहीं होता है, तो वहां पे मार्केट को थोड़ा सा डर लग जाता है। सो ये एक बात है। दूसरा साइड ये है कि देखिए, अगर आपको कोई भी कंपनी को फिनेंशियल हो या नॉन फिनेंशियल, अगर आपको समझ ही नहीं आता है हो क्या रहा है, सिर्फ एक पैरामीटर को आपको ट्रैक करनी है कि वो किस दिशा में जा रहा है, वो है कि अपना आरओई का नंबर। ठीक है, बिकॉज वी आर द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, और इक्विटी बेस में कंपनी कितना प्रॉफिट्स बना रहा है, दैट इज द आरओई का डेफिनेशन। तो अगर मैं फेड बैंक फिनेंशियल्स का बताऊं, राइट, तो उनका आरओई का नंबर इज 12% एंड लास्ट ईयर द नंबर वाज 15%। ठीक है, तो 15 से वो 12 में आ गया। अगर मैं क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का बताऊं, सिंस उनका एसेट क्वालिटी खराब हुआ है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनका भी आरओई का नंबर घटा है। आई डोंट नो इफ आई हैव द आरओई का नंबर हियर, बट आई थिंक दैट आरओई का नंबर वाज 25-26% Q1 FY24 में। अभी द नंबर रिड्यूस टू आई थिंक 22%। सो दीज आर द टू पैरामीटर्स, मतलब फेड बैंक फिनेंशियल्स, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। आई गेस उज्जीवन का जब पूरा रिजल्ट आएगा, बिकॉज उनका पूरा आरओई का नंबर नहीं आया, बट आई एम प्रेटी श्योर उनका भी आरओई में थोड़ा सा हिट हो सकता है। तो जब भी कोई फिनेंशियल्स में आरओई का हिट आता है, और यहाँ पे हिट आया क्यों, बिकॉज सबने ज्यादा प्रोवाइड किया, सबका एसेट क्वालिटी खराब हो रहा है, और तब क्या होता है ना, मार्केट ये चीज को बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखता है। ठीक है, तो ये हो गया क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, उज्जीवन, इन सबका डिस्कशन किया। फेड बैंक फिनेंशियल्स का भी वही है, जैसे मैं आई डोंट नो मैं ये नंबर बताया कि नहीं, अभी 12% है, पिछले साल इस क्वार्टर में था 15%। ठीक है, तो ये हो गया। एंड ऑफ कोर्स इस फेड बैंक फिनेंशियल्स का भी इनका लोन बुक का ग्रोथ इज वेरी हाई, दैट इज आई थिंक ग्रोइंग एट 40%, बट इनका भी वही वाला पॉइंट है, एसेट क्वालिटी थोड़ा सा खराब हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ गया, राइट, बिकॉज क्रेडिट कॉस्ट इज इक्वल टू प्रोविजन बाई टोटल एसेट। एज आई सेड, अगर मेरे वर्कशॉप का रिकॉर्डिंग या लाइव अगर आप सुने हो, राइट, तो आपको तो ये चीज एकदम पूरा एकदम जहन में घुस गया होगा। सो द पॉइंट इज कि इनका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा है, तो जो भी फिनेंशियल्स का क्रेडिट कॉस्ट बढ़ता है ना, एसेट क्वालिटी थोड़ा सा भी खराब होता है, तो मार्केट उसको थोड़ा नेगेटिवली देखता है। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि कैसे, देखिए कि माइक्रो फाइनेंस, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में कौन कौन से कंपनीज हमने डिस्कस किया, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण डिस्कस किया, और हमने उज्जीवन डिस्कस किया, और जो फेड बैंक फिनेंशियल्स है वो है मतलब उसी कैटेगरी कस्टमर्स को एसएमई वर्किंग लोन्स देते हैं। ठीक है, तो वो वाले है होता है आपका अलग वाला सेगमेंट। लेकिन सिंस ये वाले सेगमेंट में मैं यही बोलने का कोशिश कर रहा हूँ इन सारे कंपनीज का रिजल्ट देख के कि यहाँ पे अभी थिंग्स थोड़ा सा स्टेबलाइज हो गया है, और एसेट क्वालिटी फिर से थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए हम और 3 बैंक्स का बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक का, उनका भी सेम स्टोरी है। कोटक महिंद्रा बैंक का भी आप देखोगे, कोटक महिंद्रा बैंक का आरओई का नंबर इज कमिंग डाउन, सो कोई भी फिनेंशियल का अगर आरओई का नंबर कम्स डाउन YOY लेवल इन एनी क्वार्टर, दैट इज नॉट अ गुड साइन। ठीक है, दैट मीन्स आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस से उतना पैसा बन नहीं रहा है। ठीक है, जैसे मैं कोटक बैंक का एक चीज बता सकता हूँ कि उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ओनली ग्रीव 6%। ठीक है, तो अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 6% से बढ़ता है, मतलब शेयर होल्डर को उतना बेनिफिट नहीं मिला। ऑल्दो कोटक बैंक भी HDFC बैंक की तरह है, एसेट क्वालिटी एकदम प्रिस्टीन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, GNPA 1 होगा, लेकिन पॉइंट है अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स आर ग्रोइंग एट 6%, आप ज्यादा पैसा नहीं बनाओगे शेयर होल्डर के लिए। ठीक है, तो वैसे करके आप देखो। दूसरे साइड में ये है कि लाइक उनका अगर आप बैंक के एंगल से देखोगे तो उनका लोन बुक का ग्रोथ इज 20%। तो ये अच्छी बात है कोटक महिंद्रा बैंक के लिए कि उनका लोन बुक का ग्रोथ इज हायर, एंड कोटक बैंक का लोन बुक का ग्रोथ शुड बी हायर देन द लाइक्स ऑफ HDFC, एक्सिस एंड ICICI। क्यों? बिकॉज कोटक का बुक का साइज इज स्मॉलर, वे स्मॉलर देन द लाइक्स ऑफ द अदर 3 बैंक्स दैट आई जस्ट मेंशन, क्योंकि उनका लोन बुक का साइज इज प्रीटी मच हायर। सो छोटे अगर आपका बुक है, सो यू शुड बी ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस ना, लेकिन कोटक बैंक का अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि पिछले कुछ
कुछ 2-3 साल में आप देखोगे उनका लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ भी घट गया। मतलब आप 4-4.5 लाख करोड़ का लोन बुक में 4 लाख करोड़ भी अगर आप पकड़ लोगे उसमें आप 17-16% से ग्रो कर रहे हो, जबकि आईसीआईसीआई बैंक 12 लाख करोड़ का लोन बुक में बैठ के वो ग्रो कर रहे हैं 18-19% से। और आईसीआईसीआई बैंक का आरओई नंबर इंप्रूव होते जा रहे हैं, कोटक का यहाँ पे डिटीरियोरेट कर रहे हैं। तो इसीलिए आप देखते होंगे ना आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक बढ़ा, एक्सिस बैंक बढ़ा, क्योंकि एक्सिस का भी 10 लाख करोड़ का लोन बुक है, ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस या उस रेट से जब कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, तो ये सब वाले बात है। प्लस उनके साथ तो मुझे कॉन कॉल सुनना पड़ेगा कोटक का, क्योंकि कोटक का डिजिटल जो 811 का जो अकाउंट था उसमें बैन लगवा दिया कि लाइक नया कस्टमर तुम सेविंग्स अकाउंट खोल नहीं पाओगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आगे जाके ऑफ कोर्स अभी देखना पड़ेगा कि लाइक इसमें और क्या क्या इफेक्ट है, मैनेजमेंट का सुनना पड़ेगा। तो ये हो गया कोटक महिंद्रा का बात। अब उन्होंने क्या किया, उनके जनरल इंश्योरेंस, अब यहाँ पे भी एक बात है, उन्होंने क्या किया 70% स्टेक बेच दिया जनरल इंश्योरेंस को, जनरल इंश्योरेंस के डिवीजन को। तो वहाँ पे स्टेक बेचने का उनका जो प्रॉफिट है वो कंसोलिडेटेड लेवल पे ऐड हो गया। लेकिन अगेन ये तो वन टाइम प्रॉफिट है ना, इसको नहीं देखने का। तो आपको देखना है कि लाइक विदाउट दिस वन टाइम गेन, ये जो स्टेक सेल हुआ है इन द जनरल इंश्योरेंस डिवीजन, राइट, कि ये जो स्टेक सेल के बाद जो ये स्टेक बेचने के बाद जो प्रॉफिट्स बनाया वो प्रॉफिट रिपीट तो नहीं होगा, तो प्रॉफिट को छोड़ के देखने का। गॉट इट। तो इसीलिए आप देखोगे द आरओए नंबर एंड द आरओई नंबर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक एट अ बैंक लेवल और एट अ कंसोलिडेटेड लेवल, बिकॉज यहाँ पे तो इंश्योरेंस, एएमसी, सिक्योरिटी सब कुछ है उनका, राइट, सो वेल्थ मैनेजमेंट सब कुछ है। सो द पॉइंट इज वो आप देखोगे द आरओए एंड द आरओई नंबर इज कमिंग डाउन। ठीक है, एक्चुअली नॉट कमिंग डाउन बट इट केम डाउन इन Q1 FY25 ओवर 24। ओके, ये हो गया बात। अब चलिए लास्ट दो बैंक है, आरबीएल बैंक और येस बैंक। दोनों बैंक एक्चुअली इंप्रूवमेंट के जर्नी में है। ठीक है, दोनों बैंक। ठीक है, पहले तो पॉइंट है, अगर आप आरबीएल बैंक को देखोगे, इनका आरओई का नंबर वो 6% 2 साल पहले, नाउ इट्स अराउंड 10%। एंड इवन ऑन अ क्वार्टर बेसिस ऑल्सो ये लोग अपने 9.5 to 10% के आरओई को मेंटेन करा। तो जिसका आरओई ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब जैसे मैंने बोला, आपको अगर कोई भी और दूसरा पैरामीटर समझ नहीं आ रहा है, मतलब आपको समझ में आएगा अगर आरओई का नंबर ऊपर जा रहा है, मैटर नहीं करता है कहाँ पे आरओई था, लेकिन आरओई अगर इंप्रूव किए जा रहे हैं ना किसी का, ठीक है, मतलब क्या है, मतलब बिजनेस पे सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। यू कांट हैव अ बिजनेस विद पुअर एसेट क्वालिटी और लेट्स से फॉर एग्जांपल रिकवरी नहीं हो रहा है एंड आरओई नंबर गोइंग अप, दैट इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इनका आरओई का नंबर 10% है। ठीक है, जबकि जैसे मैंने बोला कि पिछले क्वार्टर या पिछले साल में इट वाज अराउंड 7.5 8% था। ठीक है, और अभी 10% हो गया। इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज कमिंग डाउन, अभी 65% के आसपास है। लोन बुक इज ग्रोइंग अराउंड 20%। डिपॉजिट का बुक भी ग्रो कर रहा है 80% से। मैं आरबीएल बैंक का बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंड आरबीएल बैंक फेल इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल पहले, बिकॉज उनका जो पहले बुक था ना, उनका जो रिटेल वाला बुक था वो पूरा अनसिक्योर्ड था, मतलब मेजॉरिटी पार्ट, मतलब उनका माइक्रो फाइनेंस और क्रेडिट कार्ड में था, एंड दे फेल इनटू सम काइंड ऑफ ट्रबल। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, अभी ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आपका होम लोन्स पे फोकस कर रहे हैं और रूरल व्हीकल फाइनेंस पे फोकस कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड और माइक्रो फाइनेंस भी चल रहा है, लेकिन अभी ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा सिक्योर्ड पार्ट ऑफ रिटेल, लाइक व्हीकल फाइनेंस भी रिटेल हो गया, होम लोन तो है ही रिटेल, मतलब सॉरी सिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक, राइट। अब ये व्हीकल फाइनेंस भी सिक्योर्ड है बिकॉज यू हैव द अंडरलाइंग व्हीकल, एंड होम लोन तो है बिकॉज यू हैव द अंडरलाइंग होम, राइट। तो ऐसे करके ग्रो कर रहे हैं। दीज टू डिविजन्स आर ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस ऑफ कोर्स देन द ट्रेडिशनल टू सेगमेंट्स, राइट, बट दे आर कमिंग ऑफ अ स्मॉल बेस। दूसरे साइड इनका एसेट क्वालिटी इंप्रूव होते जा रहा है। आरबीएल बैंक 2.6% है अभी जीएनपीए, लास्ट ईयर इट वाज 3.2%। तो सब कुछ सही है इनका, मतलब, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कुछ 15-16% है। आई वुड लाइक दिस नंबर टू बी अ बिट हायर, बिकॉज अगर आपका CAR 20% के ऊपर है, मतलब यू हैव इनफ ग्रोथ कैपिटल, राइट, टू कीप ऑन लेंडिंग एट अ फास्टर पेस। सो बट देन हैविंग सेड दैट, नथिंग टू कंप्लेन। आई मीन इनका कमर्शियल बैंकिंग का जो डिवीजन है वो भी 25-30% से ग्रो किया। सो आरबीएल बैंक इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। एंड हाउ डू यू नो, अगेन वन थिंग हियर, मैंने आज एक बंदे के साथ वही बात कर रहा था ट्विटर में, तो पॉइंट यही है, देखिए कोटक बैंक का आरओई अभी कितना है, 13% है। ठीक है, आरबीएल बैंक का कितना है, 10%। लेकिन देखो डायरेक्शन कहाँ है, आरबीएल 6 से 10 में आया, कोटक 15 से 13 में गया। तो यहाँ पे बात क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं ना, लोग बिजनेस को ट्रैक नहीं करते, तो इसीलिए लोगों को प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो 13 और 10 को कंपेयर करके उसको लगता है कि कोटक इज अ बेटर इन्वेस्टिंग बेट देन आरबीएल बैंक। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, वो फिर देखेगा कि आरबीएल का स्टॉक एक तरफ जा रहा है और कोटक के स्टॉक दूसरे तरफ जा रहा है, एंड देन दे गेट कंफ्यूज्ड, बिकॉज यहाँ पे मार्केट क्या करता है, इंप्रूवमेंट को अवॉइड करता है। अगर आपका आरओई 2% से 5% भी होता है तो आप देखोगे उस कंपनी का स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर किसी का आरओई 25% से 20% भी होता है, आप देखोगे उसका स्टॉक नीचे जा रहा है या वही के वही पड़ा है। ठीक है, बिकॉज मार्केट ऑलवेज लुक्स फॉरवर्ड
मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है कि पास्ट में कितना आरओई था, राइट। मार्केट को ये देखना है कि आगे आरओई किस तरफ जा रहा है। तो अगर लेट्स से आरबीएल बैंक का आरओई 10 से 15% होता है और लोन बुक 20-25% से बड़ा, आप देखोगे आरबीएल बैंक पैसा बनाएगा शेयर होल्डर्स के लिए। जबकि कोई किसी पे रिकमेंडेशन के एंगल से मत लेना, बिकॉज ये सब कुछ हमें हर क्वार्टर में ट्रैक करना है और जिस तरीके से एक बिजनेस जिस दिशा में जा रहा है आपको वो देखना है। नॉट लुक एट 10 वर्सेस 13, बट सी के 10 हुआ 6 से और वो 13 हुआ 15 से, राइट। तो जस्ट एक एग्जांपल देके, मुझे तो नाम लेके बताना ही पड़ेगा वरना हाउ वुड यू गेट द पॉइंट हियर, है ना। तो ये हो गया आरबीएल बैंक। येस बैंक का सीन ये है, येस बैंक में क्या चल रहा है देखो, येस बैंक में ना इनका एसेट क्वालिटी अभी अच्छा हो गया, सारे बैड लोन्स हटा दिया, प्रोवाइड कर दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनका आरओए का नंबर अब देखिए लॉस वॉस खा गया था, बहुत बुरा हालत हो गया था। फिर येस बैंक आप देखोगे पिछले 3 साल से ये लोग प्रॉफिट दिखाया, ठीक है, 3 फिस्कल ईयर हो गया कि प्रॉफिट दिखाया। तो अगर अब 3 साल से प्रॉफिट दिखाया लगातार, मतलब नाउ येस बैंक इज अगेन एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट बिजनेसेस, ठीक है। और गवर्नमेंट बिजनेसेस मतलब यहाँ पे यू नो राइट के मतलब कैसे समझाओ आपको, इट्स लाइक गवर्नमेंट से जो सैलरी अकाउंट आती है, लेट से फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट आते हैं, राइट। एंड गवर्नमेंट बिजनेस सारे बैंक्स को चाहिए, राइट, बिकॉज वो वॉल्यूम का बिजनेस होता है। तो ये तो गवर्नमेंट का रूल है, अगर कोई बैंक लॉस मेकिंग है तो भाई उसमें तो हम कोई बिजनेस नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन येस बैंक इज नाउ अगेन एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट बिजनेस। और अगर आपको गवर्नमेंट से मतलब पैसा आ रहा है, डिपॉजिट्स आ रहा है ना, तो आपका यहाँ पे आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ेगा, आपका सीआरआर एसएलआर सब कुछ बेटर होगा ना, बिकॉज आपका बैंक एक बैंक है, राइट। और अगर बैंक में कैश फ्लोज में प्रॉब्लम है तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम जो फॉर एग्जांपल येस बैंक में था। लेकिन येस बैंक में अभी क्या है, उनका मैनेजमेंट लास्ट कॉन कॉल के बाद का बात कर रहा हूं, तो उन्होंने ये भी बोला था कि लाइक देखो गवर्नमेंट बिजनेसेस अभी मिल जाएगा बिकॉज 3 साल का प्रॉफिट है। और दूसरे साइड में आप देखोगे तो सिंस इनका क्या था ना, इनका जो एक एसएलआर रिक्वायरमेंट है, एसएलआर रिक्वायरमेंट का मतलब है कि अगर आप 100 रुपए डिपॉजिट लेते हो तो 20 रुपए का डिपॉजिट आपको गवर्नमेंट ट्रेजरी सिक्योरिटीज में डालना पड़ेगा। उसमें आप इंटरेस्ट खा सकते हो, मतलब वो इंटरेस्ट इनकम आपके बैंक का होगा। लेकिन येस बैंक का क्या था, एसएलआर का भी जो इन्वेस्टमेंट का जो मिनिमम बेंचमार्क था वो भी नहीं हो रहा था, ठीक है। तो लेकिन क्या है सोचो, अगर आपको ग्रो करना है, ठीक है, मतलब लेकिन अगर आपका मेजोरिटी पैसा एसएलआर इन्वेस्टमेंट्स के लिए ही जा रहा है, मतलब आप तो बाहर रिटेल लोन नहीं दे पा रहे हो, और अगर आप एसएलआर में पैसा दे रहे हो तो वो तो लो यील्डिंग पैसा वापस आ रहा है ना। तो इसीलिए आप देखोगे येस बैंक का निम इज ओनली 2.4%, बिकॉज ऑल दिस लास्ट कपल ऑफ ईयर्स दे वर बिजी ओनली इन कवरिंग दिस एसएलआर वाला रिक्वायरमेंट। नाउ मैनेजमेंट का यही है कि आगे जाके जब एसएलआर का रिक्वायरमेंट और नहीं रहेगा तब वी कैन यूज द फंड्स एंड गिव इट आउट टू रिटेल। तब लेट्स से क्रेडिट कार्ड दिया, होम लोन्स दिया, कार लोन दिया, तो वहां पे जो यील्ड मिलेगा येस बैंक को दैट विल बी फार हायर देन जहां जो इन्वेस्टमेंट करके रखा है गवर्नमेंट ट्रेजरी में, है ना। और बैंक्स का थोड़ी काम है कि लाइक सारे पैसा लेके सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके रखो इन अ ट्रेजरी बॉन्ड। बट हैविंग सेड ऑल दैट, यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे आपको एक ही चीज देखना पड़ेगा कि आगे जाके मैनेजमेंट का वही कहना है कि हमारा अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज 2.4%, दिस नंबर कैन गो टू 3.2 to 3.3% के आसपास जब से ये एसएलआर का रिक्वायरमेंट हमारा खत्म हो जाएगा। तो वो हमें ट्रैक करना है येस बैंक का, ठीक है, वो क्रिटिकल है। और ऑफ कोर्स आगे जाके आपको देखना पड़ेगा लोन बुक का भी ग्रोथ अभी 14-15% है। आगे जाके वी हैव टू सी के लाइक वो किस दिशा में जा रहा है। से आई वुड वांट येस बैंक टू कम बैक टू से 20% के आसपास का लोन बुक, बिकॉज अगर आपका लोन बुक का पेस बढ़ता है मतलब बैंक ही आपको बता के दे रहा है कि हमारे सब कुछ ठीक हो गया है, राइट। बिकॉज जब भी कोई बैंक प्रॉब्लम में पड़ता है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पड़ता है, आप देखोगे ग्रोथ कंप्रेस्ड हो जाता है ना, बिकॉज तब सारे फोकस जाता है रिकवरी में, सारे फोकस जाता है कलेक्शन एजेंट्स लाने में, तो ग्रोथ बंद हो जाता है। लेकिन अगर कोई कंपनी का ग्रोथ का रेट बढ़ता है इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसबर्सल, मतलब वही आपको घुमा के बता रहे हैं ना कि लाइक भाई हमारा सब कुछ ठीक होने वाला है। तो इनका आरओए का नंबर भी ट्रैक करते रहना, पिछले 2-3 क्वार्टर से 0.5% के आसपास है। लेकिन एक ही पॉइंट है, अगर मैं चाहूंगा कि लाइक बिकॉज उनका मैनेजमेंट का भी कहना है आरओए का टारगेट है अराउंड 1%, तो जिस दिन अगर ये 1% के आसपास आप देखोगे अगर उस तरफ जा रहा है मतलब बैंक में सब कुछ सही हो रहा है। तो ये हो गया येस बैंक का। लेकिन अभी भी येस बैंक में बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट हमको देखना पड़ेगा ट्रैक करके बिजनेसेस को। तो यहाँ पे वी डिड अ लॉट ऑफ कंपनीज, कितना किया हमने 6-7 कंपनीज को किया। चलो यहाँ तक ही रखते हैं, अगर आपका कोई और क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।